हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपनी सिविल प्रोसीजर कोड की जो सीरीज़ है उसको अब कंटिन्यू करने वाले हैं और हमारा जो टॉपिक है आज का वो है फॉरेन कोड के बारे में। ठीक है, फॉरेन जजमेंट के बारे में। तो इसको एंड तक बने रहना क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेंस में भी आता है, प्री में भी आता है और इसकी सारी डिटेल्स मैं बताने वाला हूँ, तो चिंता मत करना। सबसे पहले फॉरेन जजमेंट वो जजमेंट होती है जो कि एक फॉरेन कोड के द्वारा आती है। ये बात कहाँ लिखी हुई है? जब आप सेक्शन 2 के अंदर जाते हो तो सेक्शन 2 के अंदर क्लॉज 6 आता है हमारा, जो कहता है फॉरेन जजमेंट मतलब वो जजमेंट जो कि फॉरेन कोड के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं फॉरेन कोड क्या होता है। देखो, फॉरेन कोड मतलब कोई कोड जो कि कहीं भी सिचुएटेड है, लेकिन जो जहाँ वो सिचुएटेड है वो इंडिया की टेरिटरी में नहीं आता। ठीक है, आउटसाइड दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे टेरिटरी ऑफ इंडिया कैसे पता लगा मुझे? देखो, इंडिया को डेफिनेशन में देखो, इंडिया की, इंडिया मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब जो भी टेरिटरी इंडिया ने एक्वायर कर रखी है कहीं भी, जैसे ये इंडिया है और ये लक्षद्वीप है, ये टेरिटरी एक्वायर्ड बाय इंडिया है ना, तो ये भी इंडिया होता है। ओके, अच्छा अब क्या होता है कि ये इंडिया की टेरिटरी है। मान लो ये गोवा था, एग्जाम्पल, यहाँ पे गोवा, सॉरी ये गोवा है। ठीक है, ये पोर्तुगीज़ के टेरिटरी में था, पोर्तुगीज़ के कंट्रोल में था, इंडिया के कंट्रोल में नहीं था, तो गोवा जो है वो फॉरेन कोड माना जाता था। लेकिन क्या हुआ कि जब पोर्तुगीज़ चली गई तो वो जो गोवा की जो टेरिटरी है वो कंट्रोल में आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल आ गई तो गोवा के जितने भी कोर्ट होंगे या तो वो एस्टैब्लिश करे होंगे, अब सेंट्रल गवर्नमेंट रहे, या वो कंटिन्यू करे होंगे, पहले किसी और के द्वारा कंटिन्यू करे जाते थे, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंटिन्यू करे जाते हैं। तो ऐसा कोड जो कि इंडिया के बाहर है, यानी कि इंडिया की टेरिटरी में नहीं आता, मानते हैं, और ना ही वो एस्टैब्लिश करा होना चाहिए, ना ही वो कंटिन्यू करा होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तब जाके वो कोड बनता है फॉरेन कोड। ठीक है, ओके। अब फॉरेन कोर्ट की जजमेंट पे रेस जुडिकाटा कब लगता है? क्वेश्चन ये आता है, फॉरेन कोर्ट की जजमेंट पे रेस जुडिकाटा तब लगता है जब वो फॉरेन जजमेंट जो होती है वो कंक्लूसिव होती है। ठीक है, रेस जुडिकाटा का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में बताता हूँ। ए और बी के बीच में एक सूट चला, सूट एक मैटर को लेकर चला, पार्टी सेम थी, पार्टी सेम हो या पार्टी की जगह ए का एल आर आ जाए, उसको भी हम सेम पार्टी ही मानते हैं। बी का एल आर आ जाए, ए का एल आर आ जाए, सेम पार्टी है, सेम मैटर है, सेम टाइटल है। ठीक है, सब चीज़ सेम है, बस ये एक फर्स्ट सूट में जो हुआ था, अब इसी के साथ हम सब्सिक्वेंट सूट में यही सेम बातें कर रहे हैं। जब यही सेम बातें कर रहे हैं तो लॉ डॉक्ट्रिन लगाता है रेस जुडिकाटा कि तुम ये सब नहीं कर सकते। नो वन शुड बी वेक्स्ड, नो वन should be vexed twice for the same cause। रेस जुडिकाटा के बारे में एक अलग से टॉपिक बनेगा, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बेफिक्र रहना। अभी आपको क्रक्स बता दिया रेस जुडिकाटा क्या होता है। देखो, अगर वो फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव है तो रेस जुडिकाटा लगेगा, अगर कंक्लूसिव नहीं है तो रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। देखो, अ फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव, लॉ तो मान के चलता है कि भैया वो कंक्लूसिव है, प्रिजम्पशन है, ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। ठीक है, एज टू द मैटर देयर बाय डायरेक्टली एजुडिकेटेड अपॉन बिटवीन द पार्टीज। अब डायरेक्टली एजुडिकेट कर रखे हैं जी, कोर्ट ने स्पेसिफिकली यही बताया था कि ये फैसला आया। ठीक है, पार्टी सेम है, या तो पार्टी सेम है या फिर पार्टीज की जगह उनके एल आर आए हैं। एल आर कैसे आए हैं? अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम। इस शब्द से पता लगता है कि एल आर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, टाइटल भी सेम है, टाइटल सेम है, पार्टी सेम है, मैटर भी सेम है। जब तीनों चीज़ें सेम हो जाती हैं तो रेस जुडिकाटा लग सकता है। तो चाहे जजमेंट फॉरेन की हो चाहे इंडिया की हो, रेस जुडिकाटा लग जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि ये फॉरेन जजमेंट जो है इंडिया में क्यों क्यों आ रही है, क्यों इंडियन कोर्ट्स एक फॉरेन जजमेंट को इन्फोर्स कर रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक केस आता है सत्या वर्सेस तेजा सिंह का, AIR 1975 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें देखो क्या हुआ है, अ जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट इज इन्फोर्स्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट वेयर अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुडिक्शन हैज़ एडजुडिकेटेड अपॉन अ क्लेम। एक कोर्ट था, उसने एक क्लेम पे एडजुडिकेट कर दिया। अब लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होती है कि उस क्लेम को सेटिस्फाई करा जाए। हालांकि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के जो रूल्स हैं हमारे वो डिफरेंट हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है जो हमें बांध के रखती है, वो है कॉमिटी ऑफ नेशंस। हम जो नेशंस हैं, हम दोनों, हमारा कर्तव्य ये है कि जस्टिस मिलना चाहिए चाहे कोई भी बंदा हो, है ना। तो इस वजह से हम एक दूसरों की जुरिडिक्शन को रिस्पेक्ट करते हैं।
एक कर्टसी है हमारी, कर्टसी तो है ही है साथ साथ, लेकिन हमारा जो जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस है, ये मानता है कि यार ये सब करना चाहिए हमें, ठीक है, हमें फॉस्टर करनी चाहिए रिस्पेक्ट, ठीक है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए हर नेशंस के बीच में। तो कॉमिटी ऑफ नेशन से ही प्रिंसिपल निकल कर आया कॉमिटी ऑफ कोर्ट्स का, ठीक है, ओके, ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया। अब आगे बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आने वाला है कि फॉरेन जजमेंट जो है वो रेस जुडिकाटा में ऑपरेट करेगी। अब वो करेगी अगर वो कंक्लूसिव है, अगर वो कंक्लूसिव नहीं है तो वो नहीं करेगी। अब वो कंक्लूसिव कैसे नहीं होगी, जब डिफेंडेंट जो है वो ये बोलेगा कि प्लेंटिव का केस ABCDEF में फॉल करता है। अब डिफेंडेंट से मतलब क्या होगा, देखो क्या होता है कि जब भी प्लेंटिव जो है वो एक फॉरेन जजमेंट लेकर आता है ना, तो वो एक सूट फाइल करता है। वो सूट जो होता है वो ये नहीं है कि वो सारा चीज़ सब सुबह दोबारा से करेगा, वो सूट सिर्फ डिटरमाइन करने के लिए होता है कि क्या जो है, क्या उसकी फॉरेन जजमेंट जो है वो कंक्लूसिव है या नहीं। कंक्लूसिव है, अगर कंक्लूसिव है तो फिर उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसको इन्फोर्स कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो सॉरी, नहीं होगा। डिफेंडेंट की क्या ड्यूटी रहेगी, डिफेंडेंट ये बोलेगा कि ये जो है कंक्लूसिव नहीं है तो ये इन्फोर्स नहीं की जा सकती, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा कि डिफेंडेंट ये बोल दे कि इट हैज़ नॉट बीन प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन। अब देखो, ये शब्द है हमारा कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन। इसमें दो तरीके की जजमेंट्स आती, एक आती जजमेंट इन रेम और एक आती जजमेंट इन पर्सोनम, ठीक है। जजमेंट इन रेम में ना तीन चार मामले आते हैं। पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी का, दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी का, तीसरा पीनल लॉस और चौथा रेवेन्यू लॉस। ये तो इंडिया के ही होंगे, तो इसके ऊपर तो फॉरेन जजमेंट आ ही नहीं सकती है, फॉरेन जजमेंट कैन नॉट कम, ठीक है। और वहीं की वहीं होगी, ये लेक्स लोकाई है, वहीं की वहीं होगा, ठीक है। इंडिया के सिटीजन हैं तो इंडियन पिनल कोड से गवर्न होंगे या फिर जो वहाँ के होंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ से गवर्न हो गए हैं और पनिशमेंट यहाँ दे दें, नहीं चलेगा। रेवेन्यू भी ऐसे ही है। और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का मामला है, इसे कहते हैं लेक्स स्टेटस। जहाँ जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी जाएगी, ठीक है, मतलब जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी वहीं पर ही हमारा जो है सूट फाइल होगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉरेन कोर्ट की जुडिक्शन में आती है तो वो फाइल कर सकता है सूट, मतलब सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है। अगर वो नहीं आती तो सॉरी, नहीं हो सकता। अब आता है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी को कहते हैं लेक्स डोमिसाइल। अगर पार्टीज़ की इंटेंशन है कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पर लाई जाए या यहाँ पर आएगी तो वो वहाँ पर सूट फाइल कर सकते हैं। अगर पार्टीज़ की इंटेंशन ही नहीं है यहाँ पर लाने की तो फिर वो नहीं कर सकते, ठीक है। जहाँ जहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी जाती है वहाँ वहाँ सूट फाइल होता रहता है, ठीक है। तो ये जजमेंट इन रेम हो गया। आगे बात करते हैं। देखो, जजमेंट इन पर्सोनम में क्या होता है कि यहाँ पर ना हमारा कोर्ट जो है वो जजमेंट तभी ग्रांट कर सकता है एक इंडिविजुअल के बीच में जब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो है कुछ रूल्स फॉलो करें। डिफेंडेंट अगर इंडियन डिफेंडेंट है तो उसको हमें यहाँ पर रखना पड़ता है ना। तो उसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले क्या होता है, पहला रूल आता है, इस रूल जो है ना डाइसी ने भी दिए थे, और डाइसी के बाद इमैनुअल वर्सेस सिमोन, इस केस में ये बताया गया था। इसके बारे में आपको बताया दूँगा, जाओ शुरू करते हैं इसके बारे में। देखो, इमैनुअल वर्सेस सिमोन, यही केस जो है, इसकी जो गाइडलाइंस के जो रूल्स थे वो सारे रूल्स जो है राजा ऑफ फरीदकोट, गुरदयाल सिंह वर्सेस राजा ऑफ फरीदकोट के केस में बताए गए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट केस है दोनों के दोनों। जस्टिस बकली ने कहा कि जजमेंट इन पर्सोनम जो है हम तभी दे सकते हैं, कोर्ट कॉम्पिटेंट जुडिक्शन का तभी माना जाएगा जब ये जो 3-4 रूल्स बैठे हैं ना ये पूरे कर दे। सिंपल है। सबसे पहले कि जजमेंट के टाइम पर डिफेंडेंट जो है या तो उस देश का नागरिक हो या फिर उस देश का सब्जेक्ट हो, ताकि मतलब हम उसको बुलाया जा सकता है वहाँ पर जजमेंट देने के टाइम पे।
उसके बाद क्या है, जब एक्शन कमेंस हो रहा था, यानी कि जब सूट कमेंस हो रहा था, तब डिफेंडेंट जो है या तो रेजिडेंट होना चाहिए या वो डोमिसाइल्ड होना चाहिए उस फॉरेन कंट्री के अंदर। ओके। तीसरी बात है कि जब वॉलेंटरली डिफेंडेंट कंसेंट करता है कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर इस फॉरेन कोर्ट की जुरिडिक्शन को लेने के लिए तैयार हूँ। जैसे एग्जांपल, एक हस्बैंड और एक वाइफ, ये दोनों घूमने आए होते हैं। हस्बैंड वाइफ में कुछ ऐसा कुछ झगड़ा होता था, वाइफ कहती है मुझे आज ही डिवोर्स चाहिए, अभी के अभी डिवोर्स चाहिए, फॉरेन कोर्ट में चाहिए और फॉरेन कोर्ट की जुरिडिक्शन से ही चाहिए। ठीक है। और डिफेंडेंट कहता है ठीक है भैया यहीं ले ले, जैसे मर्जी ले ले, अपने को क्या है। तो हिंदू लॉ की जो वो होनी चाहिए ना, उनके अकॉर्डिंग डाइवोर्स होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे तो वो लेते नहीं, वो उसकी जगह वो ले लेते हैं फॉरेन कोर्ट की जुरिडिक्शन के अंदर। तो वो वॉलेंटरली सबमिट कर रहे हैं ना, डिफेंडेंट यहाँ पे जो है वॉलेंटरली जब सबमिट कर रहा है, तो यानी कि इसका क्या मतलब हो गया कि वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके। हाँ जी, तो ये तो हमारा हो गया फॉरेन जजमेंट नॉट बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। ओके। अगला आता है फॉरेन जजमेंट मस्ट बी ऑन मेरिट्स। देखो मेरिट्स का मतलब क्या है कि जो हमारा जज साहब थे, जज साहब ने अपना जुडिशियल माइंड अपनाया ट्रुथ को सर्टेन करने में, डिटेक्ट करने में, नहीं अपनाया तो फिर वो मेरिट्स पे नहीं आया होगा। ठीक है। ये प्लेंटिव के केस की फॉल्सिटी जानने के लिए, डिसाइड करने के लिए कि केस किसके फेवर में जा रहा है, प्लेंटिव के फेवर में जा रहा है, डिफेंडेंट के फेवर में जा रहा है, एविडेंस अप्रिशिएट करे उसने या नहीं करे। अगर उसने नहीं करे हैं तो फिर वो जजमेंट मेरिट्स पे नहीं मानी जाएगी। अब इसकी एक लाइन है, ये लाइन याद कर लेना, व्हेन द सूट इज डिसमिस्ड फॉर द डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्लेंटिफ और फॉर नॉन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द प्लेंटिफ इवन बिफोर द WS was filed with the defendant, these are two technical errors। और इसके ऊपर अगर आप कोई डिसमिसल करते हो देन वी कैन नॉट से दैट सच जजमेंट वाज ऑन मेरिट्स। ओके। तो यहीं पे क्वेश्चन आता है, एक मान लो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कि अगर एक सूट है वो डिसमिस हो जाता है फॉरेन कोर्ट के अंदर, तो क्या रेस जुडिकाटा लगेगा या नहीं लगेगा। तो आपने देखना है कि डिसमिसल अगर टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर था तो वो नहीं लगेगा, लेकिन अगर डिसमिसल जो है वो मेरिट्स पे था तो फिर रेस जुडिकाटा लगेगा। ठीक है। अगर सूट डिसमिस हो जाता है, इनमें से आप एग्जांपल दे देना, जैसे एग्जांपल अगर प्लेंटिफ नहीं आया उसके डिफ़ॉल्ट के ऊपर डिसमिस होता है, डॉक्यूमेंट ना प्रोड्यूस करने के डिफ़ॉल्ट पे डिसमिस होता है, या फिर डिफेंडेंट से जब हमने सिक्योरिटी मांगी उसने नहीं दिया तो सूट डिसमिस हो जाता है। वैसे डिफेंडेंट के केस में डिफ़ॉल्ट नहीं होता, प्लेंटिफ के केस में डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है। तो आप जितनी भी बात लिख रहे हो प्लेंटिफ के केस के अकॉर्डिंग ही लिखना। ओके। चलो फिर एक केस लॉ डाल दो, नारायण राव वर्सेस वेंकट लक्ष्मी। ये तो और बहुत जगह आने वाला है केस लॉ, तो कहीं भी डाल सकते हैं आप। सिंपल बोल दो कि एक फॉरेन जजमेंट इफ नॉट बीइंग गिवन ऑन मेरिट्स ऑफ द केस, देन द कोर्ट इन दिस कंट्री विल नॉट रिकग्नाइज सच जजमेंट एंड सच जजमेंट एज विल बी नॉट ऑन मेरिट्स। ठीक है। आगे आता है हमारा सी पॉइंट, फॉरेन जजमेंट अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ और इंडियन लॉ। देखो अगर जजमेंट जो है इनकरेक्ट व्यू इंटरनेशनल लॉ का रखती है तो फिर वो जजमेंट जो होगी वो हम नहीं स्वीकार करेंगे, या फिर इंडियन लॉ को रिकग्नाइज नहीं करती है। तो ऐसे केस के अंदर आपको एक बेस्ट एग्जांपल आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ का। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में क्या है कि मान लो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट करा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग और सू कर दिया इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड ने इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अकॉर्डिंग उस पर जुडिक्शन पे जजमेंट दे दी, उन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रिकग्नाइज ही नहीं करा। ठीक है। वो रिफ्यूज़ कर दिया तो, या रिकग्नाइज नहीं करा, जब रिकग्नाइज नहीं करा तो फिर इस जजमेंट को हम कंक्लूसिव नहीं मानेंगे और हमारे यहाँ पे इन्फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेक्स लोकाई है। ठीक है। जहाँ कॉन्ट्रैक्ट बनना था वहाँ का लॉ फॉलो होना चाहिए। हालांकि लिमिटेशन लॉ जो है लेक्स फोराई है, लिमिटेशन लॉ लगा सकते हो आप अपना उस पर, लेकिन जो आपको जजमेंट देनी थी वो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग ही देनी थी। ओके। ये केस लॉ डाल देना, गुरदयाल सिंह वर्सेस राजा फरीदकोट। ओके। अब आता है फॉरेन जजमेंट अपोज टू नेचुरल जस्टिस। देखो ये लाइन बड़ी अच्छी है, अ जजमेंट विच इज़ द रिजल्ट ऑफ बीइंग बाइस or want of impartiality on the part of a judge will be regarded as nullity and will be declared as void, and such trial will be called as coram non judice। ठीक है। लो हो गया हमारा। एक पॉइंट बचता है फॉरेन जजमेंट बाय फ्रॉड। भैया फॉरेन जजमेंट हो चाहे इंडियन जजमेंट हो, कोई भी हो, फ्रॉड भी आई है तो वो वॉइड होती है। ये लाइन बहुत अच्छी है, फ्रॉड विशिएट्स द मोस्ट सोलेम
प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आप डाल सकते हो। एक केस था इसका सत्यावशी तेजा सिंह का। यहाँ पर क्या होता है, एक हस्बैंड होता है, वो अमेरिका कोर्ट जाता है, अमेरिका कोर्ट को बोलता है कि मैं तो यहीं का ही डोमिसाइल्ड हूँ, मैं तो यहीं का ही रेजिडेंट हूँ। फ्रॉड करता है बेसिकली कोर्ट के साथ, वो तो टूरिस्ट पाया होता है जबकि, और डिग्री ले लेता है डाइवोर्स की अपने पत्नी के अगेंस्ट। तो वो जो चीज़ होती है नल एंड वॉइड मान जाती है। ओके, अब आता है इंडियन लॉ का ब्रीच करना। अगर फॉरेन जजमेंट में पता लगा कि जो क्लेम है वो ऐसे हैं कि वो इंडियन लॉ का ब्रीच कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, अब हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी डिसॉल्व होनी है, ठीक है। अगर फॉरेन डिक्री जो आई है जो डाइवोर्स की, वो उन्होंने हिंदू लॉ को रिकॉग्नाइज नहीं करा, ठीक है, वो वॉयलेटिव रही क्लॉज एफ के अगेंस्ट, तो फिर वो अनइन्फोर्सेबल रहेगी इंडिया के अंदर। नरसिम्हा राव वर्सेस वेंकटलक्ष्मी का केस डाल दो आप। लेकिन अब यहाँ पे अगर डिफेंडेंट जो है वॉलंटरी सबमिट कर दे कि हाँ मैं तो फॉरेन जुडिक्शन के लिए स्वीकार करता हूँ, तो वो बात अलग है। लेकिन जो है वो यहाँ पे यही आएगा। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 14 के बारे में। सेक्शन 14 कहता है कि उस जजमेंट को आपने इन्फोर्स कैसे करवाना है। देखो सबसे पहले ना सेक्शन 14 में ना प्रिजम्पशन ली जाती है कि कोर्ट जो है प्रिज्यूम करके चलता है कि जो कोर्ट था जिसने जजमेंट प्रोनाउंस करी थी वो कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट नेचर था, कॉम्पिटेंट जुडिक्शन का था। ओके, देखो ये एक कोर्ट है, इसने जो जजमेंट पास करी है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट से आई है। ये तो हो गई शेल प्रिजम्पशन। अब इसने जो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने जजमेंट सुनाई, डिग्री सुनाई, ऑर्डर सुनाया, इसकी सर्टिफिकेट कॉपी लाएगा बंदा प्लेंटिव। अब इस सर्टिफिकेट कॉपी जो है वो जेन्युइन मानी जाएगी, एक्यूरेट मानी जाएगी। इसकी जो है प्रिजम्पशन वो मे प्रिजम्पशन है हमारी सेक्शन 86 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, ठीक है। और अगर ये हर मैजिस्ट्रेट डोमिनियन से तो फिर प्रिजम्पशन ऐसी वाली लेने की ज़रूरत नहीं है, हम उसमें लॉ प्रिजम्पशन मानते हैं, ठीक है। चलो अब आता है फॉरेन जजमेंट को। क्वेश्चन आया आपको कि फॉरेन जजमेंट को इन्फोर्स कैसे करवाना चाहिए, ठीक है। फॉरेन जजमेंट्स को इन्फोर्स कैसे करवाना चाहिए। फॉरेन जजमेंट को इन्फोर्स करवाने के दो रास्ते होते हैं। एक तो सिंपल, आप सबसे पहले सूट फाइल कर दो सेक्शन 13 के अंदर, ठीक है। सेक्शन 13 के अंदर आपने सूट फाइल करा और बोला कि सर मेरी जजमेंट कंक्लूसिव है, आप प्लीज़ उसको इन्फोर्स कर दो। 3 साल तक का टाइम है आपके पास फॉरेन जजमेंट को इन्फोर्स करवाने का इंडिया में। दूसरा क्या है कि आप एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में जाओ सीधा, सूट वूट छोड़ो, एग्जीक्यूशन में जाओ 44A के अंदर, ठीक है। ये 44 जो है रेवेन्यू कोड का, इसको आप मत मानो, 44A लिखो। 44A के अंदर आप एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में जाओ सीधा सीधा। और अगर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में जाते हो आप और वहाँ पे डिफेंडेंट बोल दे कि नहीं नहीं सर इसका केस जो है वो 13 के A से लेके F में फॉल करता है, फिर इशू बन जाएगा इस पर। जब तक इस इशू को सॉल्व नहीं करा जाता तब तक एग्जीक्यूशन नहीं होगा, वो कंप्लीट ही नहीं होगा, वो रुक जाएगा, ठीक है। अब बात एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पास्ड बाय कोर्ट्स इन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। अगर एक सर्टिफाइड कॉपी आई है डिग्री की, ठीक है, यहाँ जो डिग्री की बात हो रही है ना, देखो डिग्री एक्सप्लेनेशन 2 बताती है डिग्री मतलब मनी डिग्री। मनी डिग्री के अंदर सिर्फ मनी डिग्री प्लस कॉस्ट, यही चीज़ आप ला सकते हो और कुछ नहीं ला सकते आप। ना टैक्सेस, ना पेनल्टी, ना फाइन, ना चार्जेस, ना ही आर्बिट्रेशन अवार्ड। आर्बिट्रेशन अवार्ड जो है एग्जीक्यूट नहीं हो रहा CPC के अकॉर्डिंग, वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट में हो सकता है लेकिन CPC के अकॉर्डिंग वो नहीं होता, ठीक है। ओके, चलो अब बात करते हैं सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिग्री आ गई है, सुपीरियर कोर्ट के बारे में बात करते हैं। सुपीरियर कोर्ट से आनी चाहिए वो डिग्री। सुपीरियर कोर्ट क्या है, उस कंट्री का जो भी सुपीरियर कोर्ट होगा वो नोटिफाई कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, कि कौन सा कोर्ट सुपीरियर कोर्ट है। अब सुपीरियर कोर्ट्स किन कंट्री का, रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का। रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी मतलब जो भी टेरिटरी इंडिया से बाहर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हाँ 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 ये टेरिटरीज जो हैं हमारी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी होगी। जैसे UAE जो हमारी लास्ट बनी थी, USA, ठीक है, ये सारी जो बांग्लादेश हो गया,
ये रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज हैं, नोटिफिकेशन में नाम आ जाता है, लिस्टेड कंट्रीज हैं कुछ जो कि रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी में आती हैं। ओके। अब सुपीरियर कोर्ट से रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी के एक मनी डिक्री आती है, उसको हम ऐसे मान के चलते हैं कि जैसे कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आई हो। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आई है डिग्री तो कैसे एग्जीक्यूट होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही कर देगा उसको, तो ऐसे ही हो जाता है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है एग्जीक्यूट तो कर देगा, लेकिन सुपीरियर कोर्ट का एक कर्तव्य ये है कि वो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिग्री के साथ एक सर्टिफिकेट अटैच करके दे और ये बताए कि भैया उसने कितने एक्सटेंड तक उस डिग्री को सेटिस्फाई कर दिया है, एडजस्ट कर दिया है। मान लो अगर 2 लाख रुपए ले लेते, 1 लाख सेटिस्फाई करवा दिए जी, आई वहीं के वहीं, और 1 लाख डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एग्जीक्यूट करना है। या फिर प्लेंटिफ कहता है कि ठीक है मैंने एडमिट करता हूँ, मैंने 50,000 रुपये देने थे और 50,000 लेने हैं, तो अब जो 1 लाख का 50,000 है वो तो तुम सेट ऑफ कर लो, बाकी 1.5 लाख रुपये दे दो मुझे। तो 1.5 लाख में से 50,000 तो फॉरेन कोर्ट ने दिलवा दिए, 1 लाख रुपये जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिलवा देगा। ऐसे कितना सेटिस्फाई करा है, कितना एडजस्ट करा है, ये सारी बातें आप बताते हो। ओके। फिर उसके बाद सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है। लेकिन अगर डिफेंडेंट ऑब्जेक्शन रेस कर दे कि 13 के ए से लेकर एफ में केस फॉल कर रहा है, तो भैया फिर हमारा इशू बन जाएगा। इशू बन गया तो उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी क्या है, सुपीरियर कोर्ट्स क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गेजेट में बता देता है। लो जी, हमारा टॉपिक ख़त्म।